तो हमारी कट ऑफ गई थी 120 में 103 जनरल की। तो बेसिक हमारा जो पर्पस क्या है ट्रैफिक कंट्रोलर का कि हमें कोलिजन्स प्रिवेंट करने हैं बिटवीन एयरक्राफ्ट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कोऑर्डिनेशन का काम होता है। फॉर एग्जांपल कोई जहाज बेंगलोर से चेन्नई जा रहा है मान लो, तो और तो वैसे तो सिस्टम है यहाँ पे एआईटी, हाँ एआईटीसी सिस्टम वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट कर देता है हर कि जहाँ जो पॉइंट ऑफ ट्रांसफर होगा वहाँ पर वो एरोप्लेन कौन से लेवल पे होगा। अगर वो नहीं होता है तो हमें कॉल करके बताना होता है कि सो एंड सो एयरक्राफ्ट विल बी एट दिस मच फ्लाइट लेवल, एंड उसका एस्टिमेट देना होता है कि इस पॉइंट पे वो इस टाइम पे पहुंचेगा। ऑलमोस्ट 800 करोड़ बजट वाज there when interact in IIT Kharagpur. So you know the food is like, मैंने तो पहली बार मतलब तीनों टाइम और इतना मतलब ज़्यादा सही बढ़िया खाना था। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu and I am a co-founder of Octajam. तो आज Octajam पे एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ और ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पॉडकास्ट को मैं खास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे IIT गुवाहाटी के टाइम के बैचमेट है और हम लोग एक ही हॉस्टल पे रहते थे, बड़ा हॉस्टल में रहते थे। तो आज हमारे साथ है मिस्टर शिवम पनवार एंड करेंटली ही इज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस पॉडकास्ट के अंदर इस पर्टिकुलर जॉब रोल के बारे में अपन पूरे इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एटीसी का जो जॉब प्रोफाइल है हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऑक्टाजम आने वाले टाइम पे ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हेल्प कर सके। Hey everyone, welcome back to Octajam. तो today we have Mr. Shivam with us. So शिवम अपना बैचमेट है तो बहुत कुछ अपने को जानने को मिलेगा। जेई जानने से लेके उन्होंने कैसे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया, कैसे कैसे प्रिपरेशन किया, सब कुछ अपने को इन डेप्थ जानने को मिलेगा। तो हाय शिवम, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो अपने ऑडियंस को। Hi Divanshu, very nice to catch up with you. Um, Hi everyone, my name is Shivam Pawar, and currently I'm working in Airports Authority of India as air traffic controller. आई वॉन्ट टू नो योर जेई जर्नी राइट। कैसे आपने प्रिपरेशन किया, लाइक हाउ वॉज योर जेई प्रिपरेशन जर्नी? JEE preparation, Dipanshu bhai, like everyone else, I was also took help of coaching. या JEE के टाइम पे तो भाई बस पढ़ना ही होता है और पढ़ाई चलती रहती है दिन भर, और तो क्या होता है। तो ड्रॉप लिया था आपने? नहीं दीपांशु, 12th के साथ ही हो गया था। तो इन्होंने भाई मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है। जेई के बाद तुरंत आईआईटी में आने के बाद कैसे एक्सपीरियंस था? आईआईटी गुवाहाटी से भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भाई अलग ही मचा रहा है ना। तो कैसे एक्सपीरियंस था मतलब आईआईटी गुवाहाटी का? IIT Guwahati experience was very good, very good exposure to sports and cultural activities also. Academically, I didn't focus too much. We all were very happy that our hard work had paid off. So, and our hostel was also same, Varag hostel. मैं सारे ऑडियंस को एक पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये बहुत इजीली बोल दिया जैसे कि स्पोर्ट्स में भाई ये स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ही वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, स्पेशली बास्केटबॉल एंड चेस में इन्होंने इंटर आईटी के लिए भी स्पोर्ट्स खेला हुआ है राइट। तो कैसे आपका जो ये स्पोर्ट्स का जानिए ना, स्पोर्ट्स ने कैसे आपको ओवरऑल करियर में शेप करने में हेल्प किया हुआ है, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए भाई। भाई दीपांशु भाई, स्पोर्ट्स तो यार बहुत ही जरूरी पार्ट है लाइफ का। और मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ तो वैसे भी स्पोर्ट्स कल्चर पूरा है ही। तो मैं बचपन से ही खेलता रहा हूँ क्रिकेट, फुटबॉल, फिर मैंने अपना मेन बास्केटबॉल चूज किया स्कूल में। 11th 12th में तो जेई के टाइम पे इतना नहीं हो पाया, कोचिंग स्कूल था, कोचिंग तो छूट ही गया था बिल्कुल। बट फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया कॉलेज में आके। और चेस की भी कोचिंग नहीं ली, ऐसे ही वहीं पे घर के आसपास दोस्त थे उनके साथ खेलते रहते थे, तो ऐसे ही सीखते गए। फिर यूट्यूब से सीखना, थोड़ा मैच देखे, थोड़ी टैक्टिक्स वगैरह उसमें ओपनिंग थ्योरी पता चली, वहां से थोड़ा पता चल गया। और इंटर राइट। आईटी का तो मतलब हाँ, स्कूल टाइम से ही मतलब बास्केटबॉल में वो आप इंक्लूड हो गए थे राइट?
यस। राइट राइट। और इंटर आईटी का क्या जानिए, आप बता रहे थे इंटर आईटी का क्या सीन था? हाँ, इंटर आईटी दीपांशु भाई, आई मीन, see, it is the most well-funded tournaments in our country. So, like I heard, almost 800 crore budget was there when in IIT Kharagpur. So the food is like, मैंने तो पहली बार मतलब तीनों टाइम और इतना मतलब ज्यादा सही बढ़िया खाना था। और बाप रे। सबसे बेस्ट हम्म। चीज तो भाई वही है उसकी। और हाँ, वो भी है, कंपटीशन अच्छा मिलता है, मजे आते हैं। दूसरे आप आईआईटी में जाते हो, सब आईआईटी से लोग आते हैं खेलने के लिए। और इन्होंने जैसे बताया वो पूरा थ्रू आउट द नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन रहता है भाई वो। और सारे आईआईटीज मतलब एक जगह होते हैं, है ना? उस पे आप जब जाते हो तो वो नेशनल लेवल पे वो रिकॉग्निशन मिलता है। तो बहुत ही सही बोला। तो जॉब में भी ये स्पोर्ट्स आगे जाके आपको हेल्प किया कि आपका फर्दर करियर में आप अभी जिस फील्ड में हो? अपना बड़ा हॉस्टल तो भाई ये स्पोर्ट्स का गढ़ था भाई आईआईटी में। नहीं नहीं, वो मैं वो हाँ, बड़ा हॉस्टल तो स्पोर्ट्स में था ही। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका जो स्पोर्ट्स का जाननी था कॉलेज के टाइम पे, एंड जो आप अभी करेंटली जो प्रोफेशनल जॉब में हो, तो वो वाला प्रोफेशनल जॉब में स्विच करने में भी हेल्प हुआ आपको, शेप मिला कुछ? ये जो स्पोर्ट्स का करियर आपने कॉलेज के दौरान चूज किया था? हाँ यार, आफ्टर कॉलेज, like when you are preparing or studying for something, after a while your राइट। brain gets a little bit like थोड़ा सा मतलब इरिटेट सा स्टक हो हो जाता जाता है, है राइट। ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करने से। राइट तो हाँ, कुछ खेल लो ना, उसके बाद थोड़ी वो टेंशन सी उतर जाती है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। राइट तो उस चीज में तो हेल्प राइट। करता ही है। तो मैं ऑडियंस को बता दूँ, करेंटली आप जेई एटीसी का रोल प्ले कर रहे हो, राइट? हम्म। तो एग्जैक्टली क्या है ये जेई एटीसी, उसके बारे में आप थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप थोड़ा वो ओवरव्यू दे दो, ये एग्जैक्टली क्या है ये? जेई भाई वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, डेजिग्नेशन है एक तरह से। हम्म। ठीक अ, है। हाँ ठीक, इसमें भी मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक पीएसयू है, बट 100% ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके। तो हम्म। इसमें भी जो डेजिग्नेशन है वो कॉर्पोरेट्स की तरह ही है। जैसे अभी जेई एग्जीक्यूटिव, उसके ओके। ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, हम्म। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एजीएम, हम्म। डीजीएम, उस तरह से जैसे कॉर्पोरेट्स में रहता है। तो जेई एक डेजिग्नेशन है। और जो एंट्री है इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल हम्म। डिपार्टमेंट में, जिस हम्म। एग्जाम के थ्रू ये करवाते हैं, अपना खुद से एग्जाम करवाते हैं ये, हम्म। उसमें इसी पोस्ट के लिए ही वो एग्जाम होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ओके। हाँ ठीक तो है। हम्म। तो शिवम, एक बार ये एक्सप्लेन कर दो आप, जो एटीसी जो है ना, उसमें एग्जैक्टली जॉब रोल क्या है, मतलब क्या करना होता है भाई वहाँ पे? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग जॉब रोल है भाई, कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, मेरे को भी फर्स्ट टाइम सुनने को मिला कि भाई ऐसा भी कुछ पोजीशन है। तो क्या होता है वहाँ पे, एक बार उसको आप एक्सप्लेन कर दो, है ना? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भाई तीन पोजीशन पे वो बैठते हैं। हम्म। एक तो जैसे मैं बैंगलोर का एग्जांपल लूँ तो तीन है। एक टावर पोजीशन है, हम्म। मतलब टावर में भी तीन पोजीशन है। एक सीएलडी है, क्लियरेंस डिलीवरी पोजीशन। तो एयरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल हम्म। पुशबैक या स्टार्टअप से पहले वो देने होता है। एक दूसरी है एसएमसी पोजीशन, हम्म। सरफेस मूवमेंट कंट्रोल। तो रन मतलब टैक्सी हम्म। वे पे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो देते हैं, कौन से टैक्सी वे हम्म। करना है। और तीसरी टावर पोजीशन वो क्लियरेंस टू लैंड और क्लियरेंस टू टेक, क्लियर फॉर टेक ऑफ, वो वाली देते हैं। हम्म। दूसरी अप्रोच कंट्रोलर, अभी जब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ जाता है, टावर उड़ा देता है, हम्म। तो अप्रोच कंट्रोलर के पास वो थोड़ी देर बाद उसको ट्रांसफर कर देता है चैनल। हम्म। उसमें तो ये फ्लाइट लेवल होते हैं जैसे हवा में, फॉर एग्जांपल हम्म। 10,000 फीट, 100 फ्लाइट लेवल,
20,000 फीट 200 फ्लाइट लेवल, मतलब 2 जीरो कम करके उसे फ्लाइट लेवल बोलते हैं। तो फ्रॉम अराउंड, मतलब टावर थोड़ा सा ऊपर उड़ा दिया हवा में, उसके बाद अप्रोच को ट्रांसफर कर दिया। अप्रोच कंट्रोलर फिर उसको हैंडल करता है अप टू यहाँ पे। अलग अलग वो है रूल, मतलब कहाँ कब ट्रांसफर करना है। तो बेसिक हमारा जो पर्पस क्या है ट्रैफिक कंट्रोलर का, कि हमें कोलिजन्स प्रिवेंट करने हैं बिटवीन एयरक्राफ्ट्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट कोलिजन्स राइट। बिटवीन एयरक्राफ्ट्स, प्रिवेंट कोलिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एरिया। मतलब कहीं पे भी कोलिजन नहीं होना चाहिए, सेफ्टी भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम्म। तो तो मतलब वो पहले से वहाँ पे रेडर पे वो दिख जाता है ना कि भाई इस लेवल पे वो फ्लाइट उड़ रहा है, तो उसमें भी चांसेस है क्या कि गड़बड़ हो सकता है, ऐसा क्या? ये स्टेशन पे दीपांशु भाई अलग अलग रहता है। जैसे किसी स्टेशन पे अगर रडार है तो हम्म। अप्रोच कंट्रोल, मतलब अप्रोच वाला या टावर वाला देख पाएगा कि वो एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहे हैं हवा में। हम्म। अगर किसी स्टेशन पे रडार नहीं है तो फिर एयरक्राफ्ट अपनी पोजीशन देता है कि, मतलब उस स्टेशन पे वीओआर लगा होगा, वीओआर हम्म। उसे, वीओआर और डीएमई डीएमई बताएगा कि उस स्टेशन से वो कितना दूर है, वो नॉटिकल माइल में। हम्म। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट हम्म। चैनल पे बोलेगा कंट्रोलर को, और हम्म। वीओआर बताएगा कि कितनी हेडिंग पे, मतलब कितने एंगल पे है फ्रॉम नॉर्थ, हम्म। वो रिलेटिव पोजीशन। तो इसे प्रोसीजरल कंट्रोलिंग बोलते हैं, कि हमें स्क्रीन पे कहीं नहीं दिख रहा है, सब उसने अपने बोल के बताया अपनी पोजीशन, तो हम उसकी स्ट्रिप पे लिखते हैं और उस तरह से फिर हम कंट्रोल करते हैं। रडार में हमें सामने स्क्रीन पे दिख रहा होता है, तो उस देख के हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डिसेंड टू फ्लाइट लेवल दिस, या टर्न हेडिंग सो एंड सो। सही है। तो ये जो ओवर रिटेन टेस्ट के बाद कोई इंटरव्यू टाइप का कोई टेस्ट हुआ था आपका? इंटरव्यू या लिसनिंग टेस्ट, क्योंकि आपने जैसे बोला वो सुन के भी वो करना होता है आपको, है ना? उसमें कोई ऐसा कोई टेस्ट हुआ था? हाँ, रिटर्न के बाद इसमें 5-6 टेस्ट रहते हैं। एक तो साइको एक्टिव सब्सटेंस रहता है, हम्म। और एक लिस्ट वो भी टेस्ट रहता है, बोलने का रहता है टेस्ट, एक सुनने का रहता है। पर वो इजी होता है, जिस जो भी बोल सुन सकता है वो कर सकता है, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। राइट, राइट। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सही था, है ना? तो ये आपने को काफ़ी तो आपका जो इस आपने बोला ना कि 3 लेवल पे अलग-अलग वो सीटिंग रहता है, तो आपका क्या है उसमें रोल? अभी जैसे वहाँ सीएटीसी में मैंने टावर टावर एरोड्रोम कंट्रोल कोर्स, यानी टावर, और अप्रोच कंट्रोल यानी अप्रोच का कोर्स मेरा हो गया है अच्छा। थ्योरेटिकल। तो स्टेशन स्पेसिफिक भी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमें अथॉरिटी मिलती है चैनल पे बैठने की। उसके लिए ठीक है। वो भी रहता है। पहले इसमें एक वो डीजीसीए ने अब लाइसेंसिंग सिस्टम बना दिया है। पहले एक सेटकोल नाम से चीज़ है, स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस। तो हुँ। उसके आने के बाद ही अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है स्टेशन पे। तो उसके भी बहुत सारे रूल हैं, कि 5 साल की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है कैंडिडेट की, और एजुकेशन, मतलब बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है। तो अभी ठीक मेरी, है। हाँ, वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है। उसके बाद मैं सेट को अप्लाई कर पाऊंगा, उसके बाद हमारी स्टेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं सबसे पहले टावर पोजीशन पे, टावर की जो 3 पोजीशन मैंने बताई है उनमें बैठ हुँ। पाऊंगा। ठीक अभी है। तो अभी हम दूसरी हुँ। जो पोजीशन एटीसी की यहाँ पे है, उन पे बैठते हैं। जैसे एक एरोड्रोम ब्रीफिंग ऑफिस होती है, हुँ। उसमें भी काफ़ी सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन शेड्यूल कोई मूवमेंट है, उसकी हुँ। इनवॉइस हम लोग बनाते हैं। कोई जिसकी क्रेडिट फैसिलिटी एआई के पास नहीं है, उसका ठीक इनवॉइस है। बनाना, एडीसी एडीसी एफआईसी कोऑर्डिनेट करना एमएलयू के साथ, हुँ। वो और दूसरी पोजीशन हम एरिया एरिया कंट्रोलर जो है उसके अल्फा अल्फा पोजीशन यहाँ है, उस पर बैठते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का काम होता है। फॉर एग्जांपल कोई जहाज बेंगलोर से चेन्नई जा रहा है मान लो, हुँ। तो और तो वैसे तो सिस्टम है यहाँ पे एआईडी, हाँ एआईडीसी सिस्टम वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट कर देता है हर की, जहाँ जो पॉइंट ऑफ ट्रांसफर होगा वहाँ हुँ। पर वो एरोप्लेन कौन से लेवल पे होगा। अगर वो नहीं होता है हुँ। तो हमें कॉल करके बताना होता है कि सो एंड सो एयरक्राफ्ट विल बी एट दिस मच फ्लाइट लेवल, हुँ। एंड उसका एस्टिमेट देना होता है कि इस पॉइंट पे वो इस टाइम पे पहुंचेगा।
तो कैसे पता चला आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग जानिए भाई इनका। कैसे पता चला आपको इस एग्ज़ाम के बारे में और प्रिपरेशन कैसे किया? एक बार थ्रू आउट द प्रोसेस आप बता दीजिए ना कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या गाइडलाइन अपने को दिमाग में रखना चाहिए अगर इस पोस्ट के लिए अपने को अप्लाई करना है या आगे फर्दर किसी को जाना है? दीपांशु भाई, ये पोस्ट, ये एग्जाम और, हाँ पोस्ट तो सही, एग्जाम भी बहुत ही ज्यादा नोन नहीं है। जैसे एसएससी सीजीएल इतने लोग भरते हैं, इतने हुँ, एस्पिरेंट्स इसके लिए नहीं है, और ना ही इसकी नॉलेज है ज्यादा। बट इसका भी हुँ, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक ना एक नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है। थोड़ा सा इरेगुलर है ये, साल के किस टाइम पे आएगा। तो जो ये जॉब वेबसाइट्स रहती हैं जैसे freejobalert.com, इस पे पता चल जाता है कि हुँ, नोटिफिकेशन आया नहीं आया। अच्छा, हुँ, इस एग्जाम में क्या होता है, दो 2 घंटे का एग्जाम हुआ, और हुँ, 120 सवाल होते हैं। ठीक है। उसमें 30 तो मैथ्स के होते हैं, 30 फिजिक्स के, और बाकी हुँ, रह गए 60। उनमें 15 होता है वो रीजनिंग, ठीक है। हुँ, 10 नंबर जीके, यानी 10 सवाल, हुँ, और 20 नंबर की हुँ, इंग्लिश, और हुँ, कितने, 15 रहेगी, हाँ 15 का होता है क्वांट, जो ये हुँ। 10th लेवल की बेसिक होती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। प्रॉफिट इंटरेस्ट ये राइट। सब। हुँ, तो फिर ये, हाँ हर एक सवाल 1 नंबर का हो गया। तो ये एग्जाम का वो रहता है पैटर्न। अब हुँ। आईआईटी एनआईटी वालों ने तो 11th 12th के टाइम पे ही बहुत इस पे मेहनत की होती है, मैथ्स फिजिक्स में। राइट, राइट, तो राइट। उनके तो लगभग नंबर पक्के ही हैं, 60 के 60। क्योंकि हाँ, भाई ये पेपर में इतनी बहुत इजी आती है। मतलब अच्छा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी भी पढ़ जाए बंदा तो भी हो जाएगा, बहुत ही तो इजी वो टेस्ट। वैसे हम लोग का एमए 11 जैसा नहीं है, है ना? अरे भाई वो तो हम लोग का एमए 11 इंजीनियरिंग एमए 11 मैं ऑडियंस को बता दूं इंजीनियरिंग का पहला साल का फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स भाई वो अलग ही चीज़ है। तो जब भी मैं कोई बोलता है ना कि मैथ्स आने को है मेरे दिमाग में ये क्लिक होता है भाई एमए 11 पढ़ के आया हूँ उसको देख के मैं डर जाता हूँ। मैं सोचा नहीं नहीं तो इन्होंने भाई ये कन्फर्म कर दिया भाई वैसा नहीं है। एम ए एम ए तो वन ओ उसके वन साथ था ना अगर वो, कॉम एम ए 101 था हाँ शायद। राइट राइट एमए 11 तो एमए 11 के साथ अगर कंपेयर करो तो कैसा है वो? उसमें तो क्या, 3 नंबर पासिंग रहते थे 100 में से कॉलेज में, हाँ। हाँ राइट। वही सेवन 4 5 6 7 ऐसे ही आउट ऑफ 100 पासिंग रेट उतना ही जाता था कि इतना मार्क ले आओ आप पूरे साल में 5 एग्जाम होते हैं ऐसे पूरे साल में आप उसमें भी बोनस मार्क दिए जा रहा है प्रोफेसर बोले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोनस मार्क आप अगर कर पाओ तो ले लो 10 15 मार्क ऐसे यूं ही ले लो 5 6 मार्क नहीं आ रहे लोगों का। तो तो उस हिसाब से मतलब आप बोल रहे हो जैसे 30 मैथ्स और फिजिक्स का जो है वो जो क्लास 12 जैसे लेवल पे उस लेवल पे आ रहा है राइट? हाँ, क्लास 12th भी, मतलब सीबीएसई भी ना उससे अच्छे सवाल पूछती है। बहुत ही इजी, मतलब ओके। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। अच्छा। हम्म। तो कोई अगर आराम से प्रिपरेशन करे तो प्रिपरेशन के लिए आपने कुछ अलग सा कोई कोचिंग मटेरियल लिया या खुद से सेल्फ स्टडी? नहीं, मैं एक बार जो वो थी 12th फिजिक्स की, जो पार्ट 1 पार्ट 2 एनसीईआरटी की, एक बार मैं दोबारा पढ़ ली थी। हुँ, तो शायद एक, अच्छा। हाँ 3 4 दिन में पढ़ रही होगी। तो बस हुँ, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया था कॉन्सेप्ट। सही है। और तो एनसीईआरटी हम्म, एनसीईआरटी हो गया और हाँ बस वही क्या, और मॉक टेस्ट तो लगाने जरूरी है, जो ये टेक्स्ट बुक वगैरह पे रहते हैं। अच्छा उसका मार्केट से आपने कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया या मतलब पूरा प्रॉपर फिजिकल नोटबुक लेके खरीद के? नहीं नहीं, केवल उस पे फ्री मॉक टेस्ट रहते हैं कुछ कुछ। तो वो एक, अच्छा हाँ वेबसाइट में ही? उसमें वो आप वो 2 घंटे, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि भाई इसकी, सही है। हाँ हुँ, वैसे इसका कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है। जैसे हमारे, मैंने दिया था 2023, नो हुँ, 2000 दिसंबर 2023 में। तो हमारी राइट। कट ऑफ गई थी 120 में 103 जनरल की। हुँ, तो इस अभी 2025 में हुआ है इसका दूसरी बार एग्जाम, उसमें कट ऑफ गई है 108 नंबर जनरल की। बढ़ रहा है। 120 में से, हाँ कंपटीशन टफ होता जा रहा है, मतलब लोगों को पता लग रहा है
इंटरनेट का फायदा सबको पता लग रहा है। राइट। और अभी इस पॉडकास्ट के बाद और कटअप बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़िया ही है। और नहीं मतलब इन्होंने जैसे बताया ना कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको तो ऑलमोस्ट एक बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट होता है अपना इंजीनियरिंग में कि MA 1 1 MA 1 2, इसके बाद हम्म। फिजिक्स का तो PH 1 1, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये इसमें आप जब रिवाइज करोगे, इन्होंने क्या बोला है, NCERT को 2 3 दिन में इन्होंने रिवाइज कर डाला है ना। तो जेई का प्रिपरेशन अपने आप में एक लॉन्ग टर्म में हेल्प देता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड है, तो उससे कुछ हेल्प मिला कि जो आपने अभी ATC का जो प्रिपरेशन किया उसमें कुछ हेल्पफुल हुआ? नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट मटेरियल बिल्कुल अलग है इसके, उस अच्छा, इसकी राइट, एंट्रेंस वो है। वो अलग है। उसमें उसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिकली कि अगर इस एग्जाम में बैठना है तो आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना पड़ेगा, ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था क्या? हाँ, इसकी एक्चुअली दो एलिजिबिलिटी वो है क्राइटेरिया। एक तो आप कोई भी आपने बीटेक डिग्री करी हो किसी भी ब्रांच से तो आप एलिजिबल हो। हम्म। दूसरा, अगर हम्म। आपने बीएससी करी है विद मैथ्स एंड फिजिक्स हम्म। तो भी आप एलिजिबल हो। दे पुट वन कंडीशन दैट फॉर बोथ ऑफ द हम्म। criteria that you should, मतलब one subject should be there in your curriculum named maths और physics। मतलब उस सब्जेक्ट का नाम मैथ या फिजिक्स होना चाहिए जब आपने पढ़ाई राइट, करी हो। राइट। तो हमारे में तो ग्रेजुएशन सारी में। बीएससी मैथ्स हम्म। एंड फिजिक्स में भी होता ही है। तो फिर राइट। हम्म, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप तो कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कभी भी ग्रेजुएशन परस्यू करने जा रहे हो तो आप पहले देख लो यार ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। ये सारे चीज़ अगर पहले से आपको आइडिया होगा तो आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो और बेटर डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब पता कैसे चला था, मतलब कैसे, मतलब दिमाग में आया नहीं इस एग्ज़ाम में आपने को जाना है, वो तो मुझे समझ में आ गया कि जॉब लिंक पे देखना है। तो जैसे कि बहुत सारे अपने कॉलेज में मैक्सिमम लोग कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं या कुछ और जॉब में जाते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जाने का सोचा कैसे भाई आपने? ये कुछ सोचा वोचा नहीं यार, ये आ रही थी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन सारे आ रही थी, अप्लाई कर रहे थे हम। मैंने ये हाँ। एक ये एग्जाम निकला था, एक वो निकला था एसएससी हुँ। सीपीओ होता है ना, सेंट्रल पुलिस हुँ। ऑर्गेनाइजेशन का, सब हुँ। इंस्पेक्टर जिसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं ये। हुँ। तो वो ये दोनों निकले थे तो मैंने ये ज्वाइन कर ली क्योंकि ये बेटर थी। ऐसा हुँ। कुछ सोचा वोचा मैं नहीं मैं भाई, सारे मैंने अप्लाई कर मैंने रहे थे सही सीजीएल बोला। वीजीएल मैंने सब। जब इनसे पूछा ना कि भाई पता कैसे चला? बोले नहीं ऐसे ही एक नोटिफ़िकेशन आया उसमें अप्लाई कर दो। मैंने बोला यार लोगों को जॉब पता नहीं चल रहा है। ये नोटिफ़िकेशन आ रहा है, नोटिफ़िकेशन के भरोसे अप्लाई भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है और जॉब भी लग जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कुछ-कुछ चीज़ें हैं ना, कब क्या काम कर जाता है पता नहीं चलता है। तो जो एज ए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से लेके जो आपका जो जानिता है ना, है ना, जो आपने अभी जो जो जॉब में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप जैसे काम कर रहे हो, तो वो जो ट्रांजिशन फेज था वो ओवरऑल क्या जानी है, मतलब क्या चेंजेस आया अभी तक, है ना? क्योंकि काफ़ी आपका शायद लोकेशन भी काफ़ी बार चेंज हुआ है, राइट? हम्म। एग्जाम के क्लियर के बाद एक्चुअली एक साल इन्होंने दे दिया, ले लिया वो देने में, ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर देने में, राइट, हाँ, ओके। 2 दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था, दिसंबर हम्म। 24 में ज्वाइनिंग लेटर आया और जनवरी 25 में ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है। हम्म। हाँ तो फिर ये ट्रेनिंग हम्म। होती है ना, इनका ट्रेनिंग 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है पूरे देश में। वन इज इन ठीक है। वन इज इन सीएटीसी प्रयागराज, हम्म। नेक्स्ट अनदर इज इन एसटीसी हैदराबाद एंड थर्ड वन इज इन गोंडिया, नियाटम गोंडिया, इट इज इन ठीक महाराष्ट्र। है। So yeah, ठीक है। I they told me to do training in CATC Prayagraj. So I was ओके। there from January to August this year, and then हम्म। I got my posting here in Bangalore airport. ठीक है। तो जो प्रोविज़न पीरियड आप बोल सकते हो या जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको कवर करने के बाद इनका जो फाइनल जो पोस्ट है वो मिल गया, राइट? तो ओवरऑल
मतलब ये जो जानी है ना, और मैं बताता हूँ कॉलेज के टाइम पे इतना आसान नहीं था वो इंजीनियरिंग क्लियर करना। वो अपने आप में एक चैलेंज है। इसके बाद वो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हैं ना, एकेडमिक नहीं है तो कुछ और काम पे इन्वॉल्व है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए, पूरा फुल फोकस में वो स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल में, चेस में लगा रहा है ना। तो ये सारे जो मोटिवेशन है ना, कैसे आपको मोटिवेशन मिलता है उसके बारे में बताइए। क्योंकि भाई जेई का मौसम चला और बहुत सारे लोगों को अभी इस साल भी जेई देना है, इसके बाद आईआईटी का एग्ज़ाम देना है। तो क्या मोटिवेशन रहता है ये सारे, मतलब कैसे आप मोटिवेट रखते हो अपने आप को, वो एक बार बता दीजिए, है ना। यार मोटिवेशन दीपांशु भाई शुरू में सबका अलग अलग होता है। किसी किसी की तो मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है तो वो मोटिवेशन बन जाता है एट द एंड। लेकिन क्या हेल्प करता है कि आप सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसे राइट। पढ़ने लगोगे, उसमें टाइम दोगे तो हम्म। एक्सेल करोगे आप, फिर सवाल निकालोगे। तो कोई कोई फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जितने भी लोग, चाहे वो जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रोफेशनल करियर में आप, या एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे अगर जॉब उनको लेना है, राइट। तो कोई फाइनल एडवाइस आप देना चाहोगे। जो जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको अगर इंटरेस्ट है, आ रहा है सब्जेक्ट में, हम्म। मैथ्स एंड फिजिक्स ही ज़्यादा लॉजिकल है, और केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रट्टे वाली है पूरी। तो हम्म। डिमोटिवेट नहीं होना है। हम्म। एट दो सब्जेक्ट से भी निकाल देता है, मतलब जेई आईआईटी रैंक मिल राइट। जाती है। तो राइट। लगे रहो भाई, और हाँ मेहनत करते रहो। कभी भी और टेस्ट रिजल्ट से और डिमोटिवेट नहीं होना है। राइट। और जिनको अगर एटीसी एटीसी में अगर जाना, उनके लिए कोई अगर फाइनल एडवाइस देना चाहोगे आप। तो अपने 11th 12th के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो, मॉक टेस्ट देते रहो और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ये जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके है, जीके तो किसी के हाथ में नहीं है, वो 10 सवाल कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब अपने हाथ में है सब, वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डिमोटिवेट राइट। नहीं होना है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाए घर पे बैठे बैठे तो स्पोर्ट्स वगैरह खेल लो, बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो, हम्म। थोड़ा सा हो जाता है। ये ये सही बोला भाई। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी फेस है जो मैंने भी देखा हुआ है भाई, शिवम भाई के जो कैरियर में, स्पेशली कॉलेज के टाइम पे, है ना। तो वो सारे फेस को ओवरकम करने के लिए इनका जो ट्रिक था कि स्पोर्ट्स में चले गए, स्पोर्ट्स में जाके खेल रहे, है ना। तो वो स्ट्रेस रिलीव होता है। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म जर्नी है भाई ये। उसमें जो लॉन्ग टर्म जर्नी में कुछ ना कुछ आपको एक टाइम पॉइंट के बाद आपको सक्सेस दिखना चालू हो जाएगा। तो उसमें लगे रहना ये इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू शिवम भाई वंस अगेन, है ना। थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑक्टाजाम। Thank you, Dikvanshu bhai, for having me. It was very nice to meet you and talk with you. Thank you so much. ठीक है, ठीक है, थैंक यू।